कक्षा 10 का अध्याय 7 कंप्लीट हो गया था। आज अपना अध्याय 8 शुरू होने वाला है। जो अध्याय 8 है उसमें है जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो जो जीव हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद जो अध्याय 8 है उसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का कि परागण व निषेचन क्रिया में क्या अंतर है। परागण व निषेचन क्रिया में क्या अंतर है। यह निषेचन व परागण जो है यह एक जनन की ही प्रमुख विधि है, लेकिन जो परागण होता है यह होता है पौधों में और जो निषेचन होता है यह होता है जीव जंतुओं में। परागण किस में होता है? पौधों में, और निषेचन होता है जीव जंतुओं में। तो इसमें अपन अंतर देखेंगे सबसे पहले कि परागण क्रिया और निषेचन क्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले परागण की क्रिया में देखना कि जो परागण है, तो परागण की क्रिया में परागकण पुंकेसर स्वर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। किस पर? वर्तिकाग्र पर। पुंकेसर स्वर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया में नर एवं मादा जनन इकाइयों का मिलन होता है। तो कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया। जब नर तथा मादा जनन इकाइयों का मिलन होता है तो वो क्रिया होती है निषेचन की क्रिया। और परागण की हमने बताया कि जब पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परागण की क्रिया। पहला अंतर हो गया अपना। इसके बाद जो अपना दूसरा अंतर है, तो जो परागण की क्रिया होती है यह बाह्य रूप से होती है, मतलब बाहरी तरफ होती है, बाहर होती है। लेकिन जो निषेचन की क्रिया होती है कैसी होती है? आंतरिक। आंतरिक मतलब यह बीजांड के अंदर क्रिया होती है। यह बाह्य रूप से होती है, बाहरी होती है, यह आंतरिक होती है या बीजांड के अंदर होती है। 2 अंतर हो गया अपने। इसके बाद जो तीसरा अंतर है, तो परागण की क्रिया के अंत में, परागण की क्रिया के अंत में 2 युग्मक बनते हैं। कितने युग्मक बनते हैं? 2 युग्मक। परागण की क्रिया के अंत में 2 युग्मक बनते हैं, लेकिन निषेचन की क्रिया के अंत में युग्मनज बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट या भ्रूण। निषेचन की क्रिया के अंत में युग्मनज बनता है। 3 अंतर। अब है चौथा अपना अंतर कि परागण की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब माध्यम क्या है? जैसे कि वायु हो गई, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, चिड़ियों पशु पक्षियों के द्वारा, इन सब के द्वारा ये सब क्या है? एक माध्यम है। इन सब के द्वारा जो परागकण हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? माध्यम। तो परागण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निषेचन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 4 अंतर अपने। जो लास्ट अंतर है अपना 5वां परागण की क्रिया में, तो जो परागण की क्रिया है यह निषेचन के पहले होती है। कैसे होती है? निषेचन के पहले। परागण की क्रिया निषेचन के पहले होती है, लेकिन जो निषेचन की क्रिया है यह परागण के बाद होती है। निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। 5 अंतर आ गए अपने। हम आपको लिख के बता रहे हैं, अभी आप देखना ध्यान से कि जो परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। ये हो गया अपना पहला। इसके बाद जो निषेचन की क्रिया है यह है नर तथा मादा जनन इकाइयों के मिलने से होती है।
से होती है। नर तथा मादा जनन इकाइयों के मिलने से कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। और परागण की क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद जो अपना दूसरा अंतर है कि यह एक बाह्य क्रिया है, यह एक बाह्य क्रिया है, ठीक है। और निषेचन की क्रिया, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। दो अंतर होगा अपने कंप्लीट। इसके बाद है तीसरा अंतर कि इस क्रिया के अंत में दो युग्मक बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं। लेकिन निषेचन की क्रिया के अंत में इस क्रिया में युग्मनज बनता है, इस क्रिया में युग्मनज बनता है। ठीक है, इसमें दो युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मनज बनता है। इसके बाद अपना चौथा अंतर है कि परागण की क्रिया के लिए, परागण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन निषेचन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अपना अंतिम अंतर है पांचवा कि जो परागण की क्रिया है यह निषेचन के पहले होती है। यह क्रिया निषेचन के पहले होती है। निषेचन के पहले होती है। ठीक है, लेकिन निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। यह क्रिया परागण के बाद होती है। इतना हो गया अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। परागण व निषेचन में अंतर हमने आपको मौखिक समझा दिए और लिखकर भी बता दिए। ठीक है, हम एक बार पढ़ के बता दें आपको, जहां पर भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे हम आपको बोल रहे हैं, आप समझ जाना। ठीक है, परागण की क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। निषेचन की क्रिया में यह नर तथा मादा जनन इकाइयों के मिलने से होती है। कौन सी क्रिया? निषेचन की क्रिया। पहला अंतर अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा है अंतर परागण में यह एक बाह्य क्रिया है, निषेचन में यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ठीक है, तीसरा है अपना परागण में कि इस क्रिया के अंत में दो युग्मक बनते हैं, जबकि निषेचन में इस क्रिया में युग्मनज बनता है। तीसरा अंतर। इसके बाद चौथा है अपना कि परागण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता
होती है। हमने माध्यम बताया आपको, जैसे कि वायु है, जल है, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब क्या है, एक माध्यम है परागण की क्रिया के लिए, ठीक है। और निषेचन के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अपना अंतिम अंतर है कि यह क्रिया निषेचन के पहले होती है, कौन सी क्रिया, परागण की, और निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको आ गया। इसके बाद है अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए कौन से कारण होते हैं, या गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने में कौन से कारण होते हैं। मतलब अपन गर्भ निरोधक युक्तियां क्यों अपनाते हैं, किन कारणों के कारण अपन गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं, ठीक है। तो हम आपको लिख के बता रहे हैं वो 5 कारण। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हैं कोई 4 कारण लिखिए, कोई 4 कारण लिखिए। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हैं, कोई 4 कारण लिखिए। तो सबसे पहले अपन कारण जो लिखेंगे, सबसे पहला जो होता है कि जो गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं, सबसे पहला यही लिखेंगे कि जैसे कोई संक्रमण बीमारी होती, जैसे कि HIV है, एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब रोग के बचाव के लिए क्या करते हैं अपन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। पहला कारण हो गया कि मतलब संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखेंगे कि बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। मतलब एक बच्चे के बाद कुछ गैप रखने के लिए क्या करते हैं अपन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। ठीक है, तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। चौथा लिखेंगे कि परिवार नियोजन योजना के तहत खुशियों के लिए क्या करते हैं अपन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। 4 हो गया अपना। 5वां है अपना कि अनचाहे गर्भधारण के लिए, मतलब बिना, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो अनचाहे गर्भधारण के लिए भी क्या करते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाते हैं। ठीक है, 5 कारण हो गए अपने। पहला कारण हम आपको लिख के बताएं। सबसे पहले तो अपन हेडिंग डालेंगे कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हैं। ठीक है, आप लोग फिर कंप्लीट करोगे तो साथ में लिखते जाना हेडिंग अपनी कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण निम्न हैं। उसके बाद लिखेंगे पहला कि अनचाहे गर्भधारण के लिए, अनचाहे गर्भधारण की संभावना से बचाव के लिए क्या करते हैं अपन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। अनचाहे गर्भधारण की संभावना से बचाव के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं, पहला हो गया। इसके बाद है अपना दूसरा कि संक्रमित या संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रमण बीमारियों जैसे
जैसे HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, आदि के बचाव के लिए क्या करते हैं अपन? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। इसके बाद है तीसरा अपना कि बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। इसके बाद चौथा अपना कि गर्भ निरोधक युक्तियों के कारण जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक युक्तियों के कारण जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है अपना लास्ट पांचवा कारण कि परिवार नियोजन योजना अपनाकर खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। पांच कारण हो गए। पहला क्या है अपना कि अनचाहे गर्भधारण की संभावना से बचाव के लिए। दूसरा है संक्रमण बीमारियों जैसे HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ये संक्रमण बीमारी है और ये लैंगिक बीमारी भी कहलाती हैं। संक्रमण की जगह अगर अपन लिख सकते हैं लैंगिक बीमारियों जैसे HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियों को अपना सकते हैं। तीसरा है बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए। चौथा है अपना गर्भ निरोधक युक्तियों के कारण जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। लास्ट अपना पांचवा कि परिवार नियोजन योजना अपनाकर खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। पांचों कारण हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको अभी लिख के बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के जनन पद्धति में 5 अंतर लिखिए। मतलब जो एक कोशिकाएं होती हैं उनमें कैसी जनन पद्धति है, जिनमें बहुकोशिकाएं होती हैं उनमें जनन पद्धति कैसी है। तो जो एक कोशिक जीव हैं उनमें हम आपको बता रहे हैं एक कोशिक जनन पद्धति में सबसे पहला अंतर है एक कोशिक जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन होता है, जबकि बहुकोशिक जनन पद्धति में बहुकोशिक जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है या प्रजनन होता है। ठीक है, पहला अंतर। इसके बाद दूसरा है कि इनमें जनन विधि सरल होती है, बहुकोशिक जनन पद्धति में जनन विधि जटिल होती है। ठीक है, एक कोशिक में जनन पद्धति सरल होती है और बहुकोशिक में जनन पद्धति जटिल होती है। तीसरा है एक कोशिक जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं। मतलब जिनमें एक कोशिक जीव होते हैं, जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती उनमें अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जनन होते हैं
उनमें अलग से प्रजनन अंग होते हैं। इसके बाद जो चौथा है अपना कि एक कोशिक जीव सामान्यतः सूत्री विभाजन द्वारा जनन करते हैं। मतलब एक कोशिक जनन पद्धति में सामान्यतः सूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जनन में प्रायः असूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है। इसके उदाहरण है एक कोशिक जनन पद्धति के कि अमीबा में द्विखंडन होता है जबकि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। इसके उदाहरण है बहुकोशिक के कि अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा में और लैंगिक प्रजनन नर तथा मादा संलयन के पश्चात युग्मनज का बनना। जब नर तथा मादा का मिलन होता है उसके बाद क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट बनता है। पांचों अंतर हो गए। फिर से आपको पढ़ के बता दें, आपको अगर दिख नहीं रहा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में लिखने के लिए कि एक कोशिक जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन होता है, बहुकोशिक जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। और एक कोशिक जीव की जो जनन विधि है वो कैसी होती है? सरल होती है। बहुकोशिक की जटिल होती है। एक कोशिक जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं, बहुकोशिक जीवों में अलग से प्रजनन अंग होते हैं। यह सामान्यतः सूत्री विभाजन द्वारा होता है और यह प्रायः असूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके उदाहरण है एक कोशिक जनन पद्धति के कि अमीबा में द्विखंडन और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। लेकिन बहुकोशिक के उदाहरण हैं अलैंगिक प्रजनन में हाइड्रा तथा लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनज का बनना। हो गया अपना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग बार बार दोबारा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चन तो आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।